सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2B का क्वेश्चन पेपर, जो कि एमटीएस लेवल की आपकी पोस्ट रहती है। और इसका जो सिलेबस था 2B का, वो लगभग सेम ही था, यानी कि एक भी जो टॉपिक था वो चेंज नहीं था। तो इसका मतलब ये है, आने वाले समय में एमटीएस की जो पोस्टें हैं उनका सिलेबस सेम देखने को मिल रहा है। यानी कि जो एमटीएस का यहाँ पे सिलेबस रहेगा, जो अभी 2025 में 2B का था, वो सेम सिलेबस ही डाला गया है जो हमारा 19 में था, जो एमटीएस की पोस्टें आई थी। तो अभी जो आने वाले समय में यानी कि जो सिलेबस आएगा वो भी सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं, और आने वाले समय में जेकेएसएसबी के जितने भी जॉब अपडेट आएंगे उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने ही रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम पूरे 120 क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए पर्सन क्रॉस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर हार। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कोई पर्सन है, वो क्रॉस करता है 600 मीटर लॉन्ग एक कोई स्ट्रीट है, कितने मिनट में करता है वो बताया गया है 5 मिनट में। अब उसकी स्पीड पूछी गई है। अब स्पीड के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने पूछा है इन किलोमीटर और हार में आपको आंसर बताना है, लेकिन जो डायमेंशन है यहाँ पे देख सकते हैं मीटर में दिए गए हैं, और जो टाइम है वो हमें मिनट में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा इसको चेंज करना, यानी कि अगर हम मीटर को जो है किलोमीटर में चेंज, यानी कि हमको जो आंसर है वो यहाँ पे किलोमीटर में चाहिए और हार में चाहिए। तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए हम ये वाला डायमेंशन लेंगे जो मीटर वाला है, और मिनट्स आप सभी को पता है हार में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसी तरह मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.6 किलोमीटर। तो यानी कि ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 0.6 किलोमीटर ये इस डायमेंशन में आता है जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब वही 5 मिनट्स जो है, अब हम इसको हार में करेंगे। तो एक हार में कितने मिनट्स होते हैं आप सभी को पता है, 60 मिनट्स होते हैं, और 5 मिनट दिए गए हैं, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 1/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है हमें ये मिल चुका है, अब हम इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको यहाँ पे लगाना है, दो एज इट इज़ ये वैल्यूज़ हमको यहाँ पे लिख देनी है, 0.6/1/12। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 6 के नीचे 10 आ जाएगा, और ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। 112/1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो बस हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, तो 36 बाय जो 5 है वो आ रहा है। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 7 पॉइंट कुछ समथिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो आंसर है ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे, सॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल आपको समझ भी आएगा। तो इसी के साथ थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। तो चलिए ना, कि हमारा यहाँ से पूछा गया है, द रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज़ 7:8, यानी कि इन्होंने रेशो दी है कितनी, बिटवीन स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन, 2 ट्रेन की स्पीड्स होगी तो उसकी रेशो दी गई है, एक 7 है एक 8 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 हार्स दैट स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। सेकंड ट्रेन की जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर, जो ट्रेन रन करती है 400 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो उन्होंने पूछा है स्पीड क्या होगी फर्स्ट ट्रेन की। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन ही बस आपको देखने को ऐसे डर लगता है, लेकिन ये आसान रहते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये 2 ट्रेन दी गई है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको एक तो 7x लेट कर लेना है, क्योंकि इसको हमको निकालना है, और सेकंड वाले को 8x लेट कर देना है। तो सेकंड का डाटा हमको दिया है, देख सकते हैं, सेकंड ट्रेन रन्स 4000 किलोमीटर इन 4 हार्स। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमको 1 घंटे की, यहाँ पे 4 घंटे की दी गई है, सबसे पहले हम 1 घंटे की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400 अपॉन डिस्टेंस कितना है, 4 हार्स, ये किलोमीटर हार भी लिख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से किलोमीटर पर हार, या तो आपको किलोमीटर हार में आंसर निकालना है या मीटर पर सेकंड में, जो भी आपको पूछा गया होगा और दिया गया होगा। यहाँ से मिक्स, अगर मिक्स हो जाते हैं उस केस में आपको एक डायमेंशन को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर सेकंड दे दिया जाता है तो उस केस में आपको हार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ से 1 घंटे की स्पीड आ गई, कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास,
100 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में अगर 4 घंटे में 400 जा रही है तो 1 घंटे में ऑब्वियसली 100 जाएगी, तो 100 आ गया। अब इसी सेकंड ट्रेन के साथ यही सेकंड ट्रेन की स्पीड है और इसको हम लिख लेते हैं 8x = 100। अब x यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 8 1 = 8, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट कैरी जाएगा, तो मतलब 12.5 के अप्रॉक्सीमेटली ये आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन यही आएगा अप्रॉक्सीमेटली, यही आंसर आ रहा है। और अब 12.5 जो है ये हमको मिल गया ये सेकंड की। और अब हमको यही डाटा जो x हमारा निकला है ये सेकंड, इसमें 7x में पुट कर देंगे, 7 × 12.5, तो ये आ गई जो स्पीड आएगी फर्स्ट ट्रेन की, वो कितनी आएगी 7:8 5 ये अराउंड 87.5। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं 87.5, ये जो डी ऑप्शन है ये आपको करेक्ट रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं, ए मैन ट्रेवल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी ए स्पीड ऑफ 60 km/h। यानी कि जो पहले का जो हाफ है, पहले का जो रास्ता है वो 60 किलोमीटर में करता है। उसके बाद आगे उसको जाना होगा कहीं, सेकंड का जो रास्ता होगा वो सेकंड हाफ जो यहाँ पे कवर करता है 40 km/h में। तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है मैन की। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एक थ्योरी वाला मेथड है, वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये इतना ईजी फार्मूला है इसका। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक फार्मूला याद रखना है, 2 × x × y, ठीक है, अपॉन x + y। तो अगर हाल्फ वाला आप यहाँ से याद रखिएगा, अगर पहला हाल्फ या सेकंड हाल्फ दिया होगा या फिर दिया होगा कि वो वापस चला जाता है, तो उस केस में आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो बस x को यहाँ पे ये पुट कर लेते हैं, यानी कि 60 जो है इसको x पुट कर लेते हैं और y जो है 40 यहाँ पे लिख देते हैं। तो एज इट इज़ आपको डिटेल्स यहाँ पे लिख देनी है, 2 × 60 और सेकंड आ गया 40, फिर x + y। तो इसके जो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये आ गया 40, y को हम 40 लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 60 इंटू जो 40 ऊपर वाला है उसको जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4800 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और 60 + 40 कितना होता है, यहाँ से 40, ये 40 है, यहाँ से देख लेना, ये 60 ये 100 आ जाएगी। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 48 जो है km/h जो है हमारा आंसर आएगा। सीधा सीधा ये फार्मूला था। तो 48 किस में है, ए में। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ठीक है, इसमें कुछ इतना था नहीं। बाकी सेकंड क्वेश्चन की जो है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइल गोइंग टू ऑफिस रमेश ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h एंड हिज वे बैक ही ट्रेवल स्पीड। हाँ देखिए, ये पूरा सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला ही, बस थोड़ी सी इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे हाफ लिखा था, अब इन्होंने लिख दिया हिज वे बैक। तो इसमें क्या कंफ्यूज होना है, वही सेम ही फार्मूला आपको लगाना है, 2 × x × y अपॉन x + y। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 × x ये हो गया 30 और y हो गया 45। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं x + y यानी कि 30 × 45। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे ही हम 2 × 30 ये हो गया 60 और 60 × 45 कितना हो गया, ये हमारा आ गया अप्रोक्सीमेटली 2700 के आसपास। और 40 और 30 60 ये 40 50 70 हो गया और नीचे हो गया 75। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ तो कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए या फिर आपको यहाँ पे इसको काटना वगैरह पड़ेगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वो इसको यहाँ पे 3 से जाता है, एक 755 जा, फिर उसके बाद एक 36, तो 36 km/h जो है इसकी यहाँ पे स्पीड रहने वाली है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो सेम फार्मूला था, बस इसमें कुछ नहीं था, बाकी आपकी कैलकुलेशन थी वो तो सभी की स्ट्रॉन्ग होती ही है। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे स्पीड पूछी गई है, स्पीड ऑफ 90 km इज़ इक्वल टू। तो इसको यहाँ पे मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है। सभी ऑप्शन देख सकते हैं मीटर/सेकंड में दी गई है। तो इस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, जिनको यहाँ पे जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की होती है, लेकिन वो छोटे क्वेश्चनों में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, मीटर/सेकंड निकालना है। तो मीटर/सेकंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो फार्मूला होता है वो है km/h मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू दी गई होगी वो यहाँ पे आपको पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब यहाँ पे मैं आपको मीटर/सेकंड पूछा गया है, तो ये तो हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके ये 90 दिया गया है। अगर यहाँ पे
कई बार मीटर पर सेकंड पूछ लेता है, तो उस केस में आपको ये 5/18 है उसको यहाँ पे इस साइड ले आना है। यानी कि जो अगर आपको किलोमीटर पर हार पूछा गया होगा तो उस केस में ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 18/15 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप, ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा। तो इस केस में ये पूछा गया है, तो यहाँ पे 90 × 5/18 आएगा। तो इसको ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये अराउंड 450/18 आएगा, यानी कि 450/18। और ये ऐसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 18 × 2 ये 2 हो गया, और 25 के अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो आंसर है ये वाला आपका देखने को मिलने वाला है। यानी कि 5th क्वेश्चन का ए पार्ट जो है आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है यहाँ पे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%। कोई भी एक नंबर है वो इंक्रीज हुआ है 20%, और जो न्यू नंबर आया है वो है 180। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो उन सभी को ये क्वेश्चन निकल ही जाएगा। तो इसका मेथड रहता है 20% को सबसे पहले तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, ये 1/5। तो आपको पता ही है जो नीचे वाला होता है ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है। फिर उसके बाद जो एडेड नंबर होता है, तो 5 में अगर एक ऐड होता है यानी कि इंक्रीज़ होता है, जो 5 है ओरिजिनल नंबर है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है? 1 इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 ही यहाँ पे बताया गया है कि जो न्यू नंबर आया है वो 180 है। तो 6 अगर 180 के बराबर है तो इसकी एक यूनिट किसके बराबर होगी? तो 180/6 आ जाएगा, ये आपका आएगा 30। तो 1 जो है 30, एक यूनिट जो है 30 के बराबर आ जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू 30 के रिगार्डिंग रहेगी। तो अब इसको यहाँ पे ओरिजिनल नंबर पूछा गया है। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? वो था 5। तो अब हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 5 की जो ओरिजिनल नंबर था, अब इसको यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। तो ये हमारा 150 जो है इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये इसका एक मेथड रहता है दोस्तों, ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं समझ आया है, क्योंकि ये परसेंटेज तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। ऐसे अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाने आ जाओगे तो फिर आपको वो चीज़ ये जो है समझ नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको अपना मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको ये मेथड वगैरह सब पता चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टूडेंट स्कोर्ड 45 आउट ऑफ 60 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज डिड द स्टूडेंट स्कोर? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपकी आप 10th 12th की मार्कशीट जो होती हैं उसके भी परसेंटेज निकाल देते होंगे, तो उसी का मेथड है। यानी कि एक एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, उन्होंने स्कोर किया है 45, कितने में से? 60 में से। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई है कितनी परसेंटेज बनती है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको कुछ नहीं है। तो ये हमारा आएगा, जैसे ही हम इसको करेंगे ये अराउंड 0.75 के अप्रोक्सीमेटली आएगा इंटू 100। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 75% आ जाएगी हमारी। तो ये आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो 75 जो है आंसर यहाँ पर है। हमारे पास 8th क्वेश्चन को देखते हैं। अब 8th क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू इन फर्स्ट इंक्रीज। कोई वैल्यू है वो पहले इंक्रीज होती है 10% और फिर डिक्रीज हो जाती है, उसमें चेंज कितना हुआ? तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ये आप याद रख लेना। अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी आपको पता ही होगा। तो इसका जो फार्मूला है वो x + y + x × y/100 होता है। तो यही वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी उसके सामने प्लस लगाना है, और जो डिक्रीज़ हो रही होगी तो उसके सामने माइनस लगाना है उस वैल्यू के आगे। तो चलिए यहाँ से समझ लेते हैं। इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे x जो है प्लस का 10 आएगा, यानी कि प्लस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बाकी माइनस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बीच में प्लस है, ये एज इट इज़ यहाँ पे उतार देना है। y कितना है? डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे -10 लिख देना है। फिर प्लस का प्लस यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद x × y लिखना है। x कितना है? x हमारे पास है 10 प्लस का। फिर उसके बाद y कितना है? -10, यानी कि डिक्रीज हो रहा है अपॉन 100। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे बचेगा 10 × 10, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे कितना आएगा? -100/100। तो इसको काटेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि -1, यानी कि 1% डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू है माइनस में आ रही है, इसका मतलब है 1% डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आंसर है ये आपका रहने वाला है, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। ये सैलरी इज़ 20% मोर देन बी। ए की जो सैलरी है हमको नहीं पता है कितनी सैलरी है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये 20% ज़्यादा है, ए की सैलरी 20% ज़्यादा है, किससे है? बी से।
तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, हाउ मच परसेंट इज़ बी सैलरी लेस देन। यहाँ पे हमको परसेंटेज पूछी गई है, ना कि पूछा गया है सैलरी कितनी है। सैलरी नहीं पूछी गई है, बस सैलरी की परसेंटेज पूछी गई है, कितनी परसेंट जो बी की सैलरी है वो कम है किससे, ए से। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे एक साइड हमको मोर लिख देना है, इसके लिए एक ट्रिक रहती है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको शॉर्टकट ही यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे कोऑपरेटिव में बैठते हो तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपको मोर लिखना है। मोर जो होता है यहाँ पे प्लस, और लेस जो होता है वो होता है माइनस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 20% मोर, तो इस साइड हम लिख लेंगे। तो इस साइड आपको क्या लिखना है, वही परसेंटेज जो दी गई है वही लिख लेनी है, 20/100। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, यानी कि कितनी, यानी कि उसकी जो सैलरी थी वो पहले 5 थी, अब कितनी होगी, एक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो कितनी होगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, 1/6 हो जाएगी। तो ये लेस में आ गया आपका 1/6। तो इसको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 100/6 की कितनी परसेंटेज आती है, आप इसको निकालोगे तो 6 1 जा 6, 4 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, 36.6 ये जो आंसर है, ए पार्ट इसका आंसर रहने वाला है। तो ये मेथड रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेस दिया होता तो सबसे पहले आपको वैल्यू कहाँ पे पुट करनी थी, लेस में लिखनी थी, फिर ये आगे चल के यहाँ पे इसको इधर कर देना था। तो ये चीज़ होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देन 10th क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है 10th क्वेश्चन में, इन ए क्लास, कोई एक क्लास है उसमें 60% स्टूडेंट्स जो है बॉयज़ है, और इफ़ देयर आर 36 बॉयज़, यानी कि इन्होंने बता भी दिया है 60% स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज़ है, और बॉयज़ कितने हैं, 36 बॉयज़ हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन्होंने यहाँ पे पूछा है कितने यहाँ पे रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 60% स्टूडेंट्स है, ठीक है, सिंपल लिख लेंगे 60% स्टूडेंट्स कितने हैं, 60% स्टूडेंट बॉयज़ ही हैं, और बॉयज़ का ही इन्होंने डाटा दिया है, यानी कि जो 60% जो बॉयज़ हैं वो किसके बराबर है, 36 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, 1% निकाल देना है। 1% बॉयज़ कितने होंगे, क्योंकि अगर 1% की वैल्यू आ गई फिर हम पूरे टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना होता है, 100% बच्चे होते हैं, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो 60% 36 के बराबर है, तो 1% कितना होगा, 36 अपॉन ये परसेंटेज इस साइड आ जाएगा 60। तो 6 6 जा 36, और 6 10 जा 60, और 2 3 जा 6, 2 5 जा, यानी कि 1% जो है यहाँ पे 3.5 है। तो हमको कितनी चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए 100% की वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है। तो 100% को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1% के साथ, तो इस साइड भी 100 हो जाएगा। तो इनको कर लेते हैं, 5 2 जा 10, और ये 20 आ गया, 3 × 20, 3 × 20 क्या हुआ, 60 हमारे पास ओवरऑल बच्चे आ जाएंगे। जो डी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है, इतने घबराने वाले नहीं है, एक दो बार आप फिर से सॉल्व करेंगे तो आपसे निकल जाएंगे। तो 11th क्वेश्चन जो है उसके ऊपर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन कहते हैं, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 20। जो 5 नंबरों की एवरेज है वो 20 है, और एक नंबर यहाँ पे दिया गया है, एक नंबर क्या है, 10 है। तो व्हाट इज़ द एवरेज पूछी गई है जो रिमेनिंग 4 नंबर्स की। तो काफ़ी आसान है, एवरेज कितनी है 5 नंबरों की, तो 20 से यहाँ पे पूछी गई है। तो उसमें पहले इसका सम निकाल लेते हैं, टोटल कितनी यहाँ पे 5 × 20 कर लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, जो कि टोटल सम रहेगा 100। ठीक है, तो उन्होंने बोला है एक नंबर यहाँ पे कितना है, 10 है। तो टोटल 5 नंबर्स है, तो एक नंबर कितना है, 10। तो 100 में से हम जो है यहाँ पे एक नंबर निकाल देंगे, यानी कि 10 की वैल्यू, तो हमारे पास बचता है 90। अब हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधे 4 नंबर की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। जो वैल्यू है वो 90 आई है, और 4 नंबर की 4 यानी कि 4 की निकालनी है। तो इसको जैसे ही करेंगे, 4 2 = 8, फिर से 2 आएगा पॉइंट समथिंग, ये जो वैल्यू है ये आपकी रहेगी 22.5 इसका आंसर रहेगा। तो कुछ नहीं करना, सम दिया गया है तो ये हमारी टोटल सम आ गया, उसमें एक को माइनस कर देना है, क्योंकि अगर हम एक को माइनस कर देंगे जो नंबर दिया गया है तो बाकी 4 नंबर की एवरेज आ जाएगी। एवरेज पूछी गई है। अगर आपको नंबर्स वगैरह पूछे जाते तो उसका एक अलग से मेथड था, वो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि इस तरह निकालना है। तो ये जो है सिंपल इसका मेथड रहेगा अगर आपको यहाँ पे एवरेज पूछी जाए तो। बस दोस्तों यही था जो 11th क्वेश्चन का आंसर था। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 20 30 एंड ए नंबर x इज़ 25। यानी कि ये जो 4 नंबर्स हैं इनकी जो यहाँ पे एवरेज बताई गई है वो 25 है। तो x की वैल्यू हमको बतानी है। तो एक तो हो गया 10, ठीक है, एक हो गया 20, एक हो गया 30 प्लस x, ये हमारे 4 नंबर हो गए। तो यहाँ पे हम इसको 4 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यही इसकी एवरेज है 4 नंबरों की। तो और किसके बराबर आ रही है, ये 5
यानी कि 25 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रही है। तो अब यहाँ से हम एक्स को निकाल सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन आपको बनाना नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ हो जाएंगी। ये 30 और 20 50 और 60, ये 60 प्लस एक्स हो गया। अब ये 4 जो है इस साइड चला जाएगा, यानी 25 इंटू 4, ये हो गया 100। तो ये हो गया 100 यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो 60 है ये आगे इस साइड माइनस में चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो 40 कहाँ पे, हाँ ये जो पार्ट है इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है इसका रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 13th क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज़ 54 kg। और एक स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट लीव कर जाता है एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 52। यानी कि पहले जो 5 स्टूडेंट्स थे उनकी 54 जो है एवरेज थी, अब जब एक स्टूडेंट्स चला जाता है तो फिर नई एवरेज 52 बन जाती है। तो अब वेट पूछा गया है जो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ़्ट किया हुआ है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस इस तरह इनको घुमाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है बस वही उसी तरह करना है, जैसे ये वाला हुआ ना, ये वाला, हाँ ये वाला 11 वाला, तो इसी तरह आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो द एवरेज वेट किसका दिया गया है, 5 स्टूडेंट्स का, कितना है 54। तो ये हम लिख लेते हैं 5 इंटू 54। यहाँ पे कितना हमारे पास आएगा, टोटल कितना आएगा, ये हमारा आएगा 270 के अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ से एक स्टूडेंट लीव कर देता है एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 52 kg। जब यहाँ से एक स्टूडेंट लीव कर गया तो यहाँ पे कितने बचे, 4 बचे, और इनकी एवरेज कितनी आ रही है 52। तो ये कितना आ गया 4 8, और ये आपका आ गया 208। तो अब जो एक स्टूडेंट बचा था तो इनको दोनों को माइनस करेंगे। 270 में से 208 गया तो कितना आंसर आया, तो 270 में से 208 अगर हम करेंगे 2 और 10 यहाँ से 2 हो गया, फिर एक करी तो 62। तो ये कहीं ऑप्शन है, ये बी पार्ट देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप लेंथी वाइज करते रहेंगे तो फिर आपका कभी ये सॉल्व नहीं होगा, फिर आपके लिए टाइम बहुत कम बचेगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए बी की रेशो की दी गई है जो है 3:5 एंड बी सी की रेशो दी गई है 4:7। देन व्हाट इज़ ए इज़ टू, यानी कि ए रेशो सी की यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है। तो इसको निकाल लेते हैं। ए रेशो बी क्या दिया गया है, पहले तो तीनों की रेशो निकालनी है, ये मेथड रहता है। तो ए रेशो बी कितना दिया गया है 3:5, ठीक है लिख लिया। अब आगे हमको फिर से दिया गया है B:7, तो इसके नीचे लिख लेंगे B कितना दिया गया है 4, रेशो कितनी दी गई है 7। तो आपको पता ही है कि ये जो खाली स्पेस होती है इसके सामने जो होता है उसी लिख लेते हैं। जैसे 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 4 इसके सामने खाली जगह है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 12, 5 4 20 और 7 5 35। तो ये ए बी और सी की रेशो आ गई। पूछी किसकी गई है, A:C। तो ए ये हो गया और सी ये हो गया, 12:35। तो ये यहाँ पे इसका ये जो आंसर है ये यहाँ पे आपका रहेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है इफ़ 4x = 5y देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ x to y, यानी कि x to y की रेशो यहाँ पे पूछी गई है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इतने आसान क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। तो क्या x to y ऐसे कंफ्यूज करने के डाला गया है, x to y की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या है 4x = 5y, ठीक है। तो x को यहीं पे रहने देंगे, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 5 अपॉन कितना आ जाएगा 4, और ये जो y इधर मल्टीप्लाई में है ये इस साइड आ जाएगा तो ये x के नीचे आ जाएगा। तो ये x आ गया 5 और y आ गया 4, यानी कि 5:4 है। तो कितना है बी पार्ट ये है। तो ये इतने आसान क्वेश्चन देखो MTS की लेवल में जो है 2B की पोस्ट है उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। एक कोई मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का। तो उसमें यहाँ पे इसको मिक्स किया गया है, यानी कि मिल्क और वाटर को दोनों को मिक्स किया गया है और उनका जो रेशो है वो है 5:1। और इफ़ 6 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड टू 30 लीटर्स ऑफ हिज मिक्सचर, यानी कि ये जो पहले मिक्सचर था, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर है वो है 5:1।
तो वो टोटल पहले कितना लीटर था, वो 30 लीटर था। अब उसमें देख सकते हैं कि 6 लीटर और मिलाया जा रहा है। 6 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, सिर्फ वाटर मिलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इसकी नई रेशो क्या होगी। तो चलिए ये भी आसान है। सबसे पहले तो हम इसकी रेशो निकालनी पड़ेगी, मिल्क कितना है वाटर कितना है वो पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से निकाला जाता है, एक साइड हम मिल्क लिखेंगे, एक साइड हम वाटर लिख लेंगे। तो इसको निकालने का क्या यहाँ पे है, तो सबसे पहले जो मिल्क है वो कितना है 5 लिख लेंगे। ये टोटल कितना है, टोटल कितना आएगा 5 + 1। और पूरा मिक्स यहाँ पे कितना है, कितने लीटर्स है वो 30, यानी कि 5/6 तो 6×5 = 30 हो गया। तो ये हमारा आ गया 25 आ गया मिल्क। अब वाटर भी इसी तरह निकालेंगे, वाटर की रेशो क्या है 1, और ये टोटल कितना है 5 + 1, ये आ गया 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा 5 + 1। और टोटल कितना है लीटर्स इतना, तो 30/6, तो ये हमारा आ गया 5, यानी कि मिल्क हमारा है 25 और वाटर कितना है यहाँ पे 5। अब देख सकते हैं 6 लीटर वाटर मिलाया जा रहा है। वाटर में कितनी क्वांटिटी ऐड की जा रही है, मिल्क उतना ही रहेगा जितना है, मिल्क में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ 6 लीटर वाटर मिलाया जा रहा है। तो इसमें 6 लीटर वाटर मिलाया जाएगा। तो ये 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल द न्यू रेशो, तो ये रेशो 25:11 जो है, ये जो है ये रेशो आपकी रहेगी। तो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। तो 25:11 जो है ए पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 17th क्वेश्चन, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, यानी कि एक थ्रो की जाएगी, यानी एक बार फेंका जाएगा, कितने 2 डाइस फेंके जाएंगे, 2 डाइस होते हैं वो फेंके जाएंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7, तो जो भी 2 डाइस यहाँ पे फेंके जाएंगे उसमें जो भी पॉइंट आएंगे उनका जो सम है वो 7 कितनी बार आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इसको आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो टोटल जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है टोटल कितने सम आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जैसे अगर एक साइड 1 आ गया एक डाइस में, तो दूसरी साइड 6 आ गया, तो टोटल हो गया 7, ये तो हो गया एक। फिर उसके बाद एक साइड 2 आ गया, दूसरी साइड 5 आ गया, ये हो गया। फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ये भी 7 बनता है। फिर 4 और 3 भी आ सकता है, यानी कि ये इंटरचेंज करके भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसको इंटरचेंज करके भी आ सकता है 6:1, और ये इसको इंटरचेंज करके भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे पहले 5 आ सकता है फिर 2 आ सकता है। इसके अलावा कोई अदर नहीं दिख रहा। अगर आपको कोई दिख रहा है तो वो आपको मुझे बताइएगा। बाकी तो यही जो इतने बनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल बनते हैं। तो कितना आएगा 1/6 जो है, इतनी जो है प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि सम आने में 7 का जो सम है, तो ये 1/6 जो है इसका ये आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स और 2 ग्रीन बॉल है, यानी कि 3 जो है रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल यहाँ पे ड्रॉन होती है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज़ रेड, तो टोटल कितनी है वो है 6, ठीक है। टोटल जो होगी 3 और 2, सॉरी यहाँ पे टोटल होगी 5, टोटल 5 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल 5 होगी। तो यहाँ पे कितने चांस है कि हमको रेड ही आए, तो 3 बॉल्स हैं, तो 3/5 ही चांस है। ये मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला भी नहीं था। तो बी इसका आंसर रहेगा 3/5। फिर उसके बाद 19th क्वेश्चन देख सकते हैं। 19th क्वेश्चन दिया गया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स जो है टॉस किए जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, यानी कि दोनों को टॉस किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एटलीस्ट 1 हेड तो आए ही आए, यानी कि एक में हेड आना ही आना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम फेंकते हैं, तो अगर हेड और हेड आता है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। फिर टेल आ सकता है, पहले वाले में, दूसरे वाले में हेड आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। फिर एक टेल आ सकता है और दोनों टेल आ सकते हैं। तो ये 4 के अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। तो एट लीस्ट 1 हेड तो आना ही आना चाहिए। तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, जिसमें दोनों टेल्स आ रहे हैं। तो कितने 3 आ रहा है, तो टोटल कितने फेंके गए, यानी कि 4 फेंके थे। तो ये वाला जो आंसर है ये रहेगा 3/4 कहाँ पे है, ये सी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और ए किंग फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स।
इस क्वेश्चन को निकालने के लिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एस कितने होते हैं और किंग कितने होते हैं। वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। तो नंबर ऑफ़ जो एस होते हैं वो हमारे पास होते हैं यहाँ पे 4, और जो किंग होते हैं वो यहाँ पे होते हैं 4, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है 52 कार्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो बस इसको प्लस कर दीजिए, 8/32 आ गया। तो इसको आगे कट कुट के ये आएगा 4 2 8, और यहाँ पे आ जाएगा अराउंड, यहाँ पे 32 नहीं आएगा। एक सेकंड, इसको यहाँ पे तो ये यहाँ पे 52 कार्ड्स है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, 32 नहीं आएगा, 52 आएगा। तो 4 2 8 हो गया, और 4 1 4, और जो रिमाइंडर बचेगा उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आने वाली है। ये भी आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। 21st क्वेश्चन पढ़ते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 4 एंड देयर LCM इज़ 16, इफ़ 1 नंबर इज़ 20, व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, पूछा गया है यहाँ पे देख सकते हैं HCF भी दिया गया है 2 नंबर का 4, LCM भी दिया गया है, एक नंबर दिया गया है और दूसरा नंबर निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है 20 है, सेकेंड नंबर नहीं है तो x मान लेते हैं। LCM कितना दिया गया है 60, और HCF 2 नंबर्स कितना दिया गया है 4 दिया गया है। x यहाँ पे रखेंगे 16 × 4/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, और 3 × 4 कितना हो गया 12। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। तो इसी तरह आपको निकालना है, ये फार्मूला आप याद रखें, फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM बाय HCF। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें ही आपको कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। वैसे तो देखने में सभी देख सकते हैं यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 13 और 27 का बता देता हूँ। जैसे आंसर यही है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 13 है यहाँ पे, ठीक है। तो 13 किसके टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है, एक किसके टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में बैठ आता है। फिर उसके 27 की बात करते हैं, तो 27 किस में आता है, एक 1 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में, एक 9 के टेबल में, एक 27 के टेबल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, सिर्फ 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो यही होगा, बाकी सभी के कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो सभी में आपको 2-2 या फिर 3-3 कॉमन फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे बी पार्ट रहेगा, 13 एंड 27। ये को प्राइम की डेफिनेशन याद रखिएगा, जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है। देन 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 7 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूले वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। सिलेंडर की जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो आई थिंक होता है πr²h। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22, वैसे 3.14 होती है, 22/7 ईजिली लिख लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगी। रेडियस कितना दिया गया है 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और हाइट कितनी दी गई है 10 दी गई है। तो 7 7 जा यहाँ से 49 हो जाएगा, और 10 7 जा 70। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक कैरी 5 1450, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 24th क्वेश्चन पूछा गया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो कितनी है ट्वाइस ब्रेड्थ के बराबर। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे उतार दी हमने। एरिया कितना है 98 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ पूछी गई है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमको गिवन है, ठीक है। लेंथ किसके बराबर है, ये 2 ब्रेड्थ के बराबर दी गई है। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे, 98 इक्वल टू, अब लेंथ की जगह 2b लिख देंगे, 2b इंटू बी आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि 2b इंटू बी, तो ये हमारे पास आएगा 98 इजिकल टू 2b²। तो b² यहाँ पे रहेगा 98, ये मल्टीप्लाई में है तो 98/2 आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो 2 4 ज़ा और 9 49 आएगा। तो अब b² इजिकल टू 49 है, तो b
इजिकल टू रूट, ये स्केयर इस साइड जाएगा 49, तो 49 किसका रूट होता है यहाँ पे 7। तो अब देख सकते हैं ब्रेड्थ हमारे पास आ चुकी है 7। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में ब्रेड्थ पुट कर देनी है, यानी कि 2 इंटू बी की रेशो क्या आई थी 7, तो 7 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 मीटर, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्किटेक्ट जो है ब्लूप्रिंट के रिलेटेड है, तो ये 4 डाट आगे दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर होगा। अगर आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट के बराबर, तो ये आपको पता ही है, तो प्रोग्रामर किसके होगा, तो कोड के बराबर होगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये भी पेयर द जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे लिखा गया है, यानी इसको भी पेयर करना है। लाइन यहाँ पे किस में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ये आपको पता ही है। फिर उसके बाद वेल के बारे में बताना है, तो वेल कहाँ पे रहती है, तो आपको पता ही है ओशन में रहती है, तो ओशन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ए पार्ट। 27 क्वेश्चन भी पेयर्ड वाला क्वेश्चन है। तो 27 का यहाँ पे देख सकते हैं, क्लॉक जो है टाइम के रिलेटेड है, यानी कि जो घड़ी है वो हमको टाइम बताती है। थर्मामीटर हमें क्या बताता है, तो आप सभी को पता ही है, जो थर्मामीटर है वो हमें टेम्परेचर बताता है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 28 क्वेश्चन ये भी पेयर्ड वाला है, फुट और शूज़ के रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे पैर होते हैं हम शूज़ पहनते हैं, तो हैंड में क्या पहनते हैं, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है बी पार्ट, यानी कि ग्लव्स इसका सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पे आपको 29 का एक कोड दिया गया है, पॉपुलर जो है ये लिखा जाता है, देन व्हाट वर्ड विल बी रिटन फॉर द कोड, इसके बराबर क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये जो पॉपुलर लिखा गया है, मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ, इसमें ये क्या कुछ ऐसा है। तो पी को लिखा गया है, ओ क्यू लिखा गया है, पी के आगे क्यू आता है, फिर ओ को यहाँ पे लिखा गया है पी, फिर यहाँ पे पी को लिखा गया है क्यू, यानी कि इसके आगे की लाइन लिखी है, यू के आगे वी आएगा, फिर यहाँ पे एल के आगे एम आएगा, ए के आगे बी आएगा और आर के आगे एस आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब आपको इस कोड का बताना है, तो यहाँ पे इस कोड में आप देख सकते हो कि जी के आगे आता है एफ़, तो ये चीज़ हम एफ़ यहाँ पे लिख लेंगे। फिर बी के आगे आता है सी, लेकिन सी कोई भी पार्ट में मेंशन नहीं है, तो इसके आसपास कौन सा है, बी के, अब इस चीज़ को रिवर्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे अब ए आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड लिखा गया है, एंड को एंड के आगे आता है ओ आता है, लेकिन ओ कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, एम है, तो इसी तरह एम। फिर उसके बाद ये चीज़ देखेंगे ओ यू एस, तो फेमस तरीके से बनेगा, तो यानी कि बी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये आप देख लेना, तो इसका भी सेम ही है, आप इसको निकाल लेना, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, डी बी सी के, वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओ। फिर ये 31 देख सकते हैं, 31 का जो है डी पार्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आप निकाल लेना इसको। फिर 32 की बात करते हैं, 32 का भी ये जो नेम है ये लिखा गया है, उनको ये लिखा गया है, फिर आपको टास्क बताना है। तो 32 की बात की जाए तो आपको ये डी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर 33 लिखा गया है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पे इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 33 का जो आंसर रहेगा ये आप निकाल लेना, इसका बी जो है फादर जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी क्योंकि रीजनिंग आप अलग अलग टीचर से पढ़ते हो, उन्होंने कौन सा मेथड बताया है या आपने कौन सा पढ़ा है, ये डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इसको। तो चलिए मैं फिर भी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए अगर ये सिंपली सी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 34 की बात की जाए तो यहाँ पे डी पार्ट इसका नन ऑफ दिस आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ये चीज़ आप यहाँ पे निकाल लेना। 35 की बात की जाए तो यहाँ पे ए पार्ट आंट जो है इसका आंसर रहेगा। 36 की बात की जाए तो इसका जो डी पार्ट है वो यहाँ पे नीस आंसर रहने वाला है। 37 की बात की जाए तो 37 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा गया 37 ए मैन गोज़ 5 किलोमीटर ईस्ट। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नॉर्थ ऊपर रहती है, साउथ नीचे रहती है। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान भी इसको बोला जाता है, तो ये वेस्ट रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, तो ये यहाँ से आप समझ जाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोई मैन है वो चलता है 5 किलोमीटर ईस्ट, तो ये यहाँ से मैन जो है ईस्ट वाली साइड जाता है, यानी कि ये मैन हो गया ईस्ट वाली साइड जाएगा, ईस्ट वाली साइड इन्होंने फेस किया होगा तो ये इस साइड जाएगा। फिर ये राइट टर्न लेता है, राइट टर्न कौन सा हो गया, जब आप उस साइड जा रहे हो तो एक तो हो गया लेफ़्ट, एक तो हो गया राइट, फिर वो राइट जो टर्न है वो यहाँ पे लेगा, ठीक है।
राइट टर्न ले लेता है कितना 4 किलोमीटर, और ये सबसे पहले उसने कितना लिया 5 किलोमीटर ईस्ट लिया, और राइट जो है यहाँ पे इन्होंने साउथ वाली साइड लिया, यानी कि राइट वाली साइड लिया, साउथ वाली साइड भी आप कह सकते हो। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ़्ट, जब ये इस साइड खड़ा होगा तो वो किस साइड जाएगा, लेफ़्ट वाली साइड जाएगा, तो इसका लेफ़्ट ये वाला होगा। लेफ़्ट कितना जाएगा 5 किलोमीटर यहाँ पे जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये जब यहाँ पे खड़ा होगा किस साइड देख रहा होगा, तो ये जब जा रहा होगा इस साइड तो ये आगे ईस्ट वाली साइड ही देख रहा होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बना लेनी है, तो ईस्ट ही इसका आंसर रहेगा। विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग नाउ, तो ईस्ट जो है इसका आंसर रहेगा। इसी तरह ये भी है 38, ये भी दोस्तों आप यहाँ से निकाल लेना क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 37 सॉरी इसका जो आंसर रहेगा, ये मैंने ऊपर वाले को बता दिया। 38 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा यहाँ पे सी पार्ट ही रहेगा, 38 ईस्ट। 39 की बात की जाए तो ये भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। फिर 40 की बात की जाए तो इसका जो है डी पार्ट रहेगा वेस्ट। फिर देन ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आगे, तो ये हम सॉल्व करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे रेशो दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स दिए गए हैं 6, 9, 12, 15, 18। तो इसके आगे क्या आएगा, तो देख सकते हैं 6 के बाद 9 आ रहा है तो 3 का डिफरेंस है। फिर 12 आ रहा है, इसमें भी 3 का डिफरेंस। फिर आगे 15, फिर भी 3 का डिफरेंस। 18 फिर भी 3 का डिफरेंस। तो आगे क्या आएगा 3 का डिफरेंस। 18 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 21। तो ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 42 देख सकते हैं, 42 में 3.5 है, देन यहाँ पे 7 है, देन यहाँ पे 10.5 है, देन यहाँ पे 14 है। तो उसके आगे क्या आएगा, तो इसमें गैप की बात की जाए तो 7 और 3.5, यानी कि 7 - 3.5 करेंगे तो यहाँ पे 3 तो आ जाएगा, 7 में से यहाँ पे जाएंगे और 3.5 की जो आंसर आएगा इसमें भी 3.5 का गैप है। 7 और 3 10 होते हैं, फिर 0.5 एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसमें भी 3.5 का गैप है। तो इसमें भी देख सकते हैं कि 3.5 का गैप है, तो इसमें भी अब 3.5 का गैप होगा। तो 14 + 3.5 कितने होते हैं, तो 14, 15, 16, 17, 17.5। तो ये डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन मूविंग टू 43rd क्वेश्चन, 12, 12, 24, 72 और 288। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्या गैप है, ये मैं निकालूंगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरह निकालना है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 2 बार डाटा दे दिया है 12, 12, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 का मल्टीपल क्या है, सबसे पहले 12 दिया गया है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। तो ये आ गया है, ठीक है। अब इसी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 24 आ रहा है, तो 24 यहाँ पे लिखा है। अब 24 को, ये 24 लिखा है तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72। तो वही 72 यहाँ पे लिखा है। 72 को आगे 4 से करो तो कितना आ जाएगा 288। तो 288 को आगे किससे करना है, नंबर चल रहा है 1 2 3 4, तो 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, और ये कैरी 4 और 1440। तो क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में इसी तरह यही क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो होते हैं। तो ये पैटर्न आपको याद रखने पड़ेंगे या फिर आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसी तरह से आप पता चला पाओगे कि कौन सा पैटर्न इसमें आया है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है, 9 में से 7 गए कितना आया 2 आया। 13 में से 9 गए कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 21 में से 13 कितना डिफरेंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 का डिफरेंस आ रहा है। इस तरह 37 में से 21 तो 16 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि मल्टीपल्स का डिफरेंस आ रहा है। 2 का मल्टीपल 4 को डबल करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को डबल करेंगे 16 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 16 को आगे क्या आएगा 32 आएगा, 32 का डिफरेंस आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि जिसमें इसका और इसका 32 डिफरेंस हो, तो बस 37 को यहाँ पे प्लस कर देना है हमें 32 से, 9 और 3 और 3 कितने 69, यहाँ पे 69 आएगा। तो इसका डिफरेंस निकालोगे ये आगे 32 आएगा, इनका निकाल लेना, तो ये आंसर रहेगा 69। सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये आगे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। सम टायर्स आर रेन, सम रेन्स आर फ्लावर्स, ऑल जंगल। इसके लिए आपको दोस्तों पैटर्न सीखना ही पड़ेगा, जो रीजनिंग का पैटर्न रहता है इसमें क्या समझाना, ये तो आपको पता ही है कि ये जिसको आते हैं तो वो निकाल पाएगा। तो 45 मैं आंसर बता देता हूँ इसका, सी पार्ट। बाकी ये खुद आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप क्लासेस लगाइए,
आप क्लास लगाइए रीजनिंग की, तो ये आप सीख लीजिए, उसके बाद आप खुद ट्राई करना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आंसर बता देता हूँ। 46 का ए पार्ट रहेगा, जो आंसर रहेगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि ओनली टू फॉलोस, ओनली टू फॉलोस, ये वाला नहीं है, ये वाला रहेगा। उसके बाद 47 की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा 47th क्वेश्चन का वो आपका डी पार्ट रहेगा, यानी कि ओनली 1 एंड 1 4 फॉलोस। फिर 48 की बात की जाए तो 48 का क्या रहेगा, ए पार्ट, ओनली 1 एंड 4th फॉलोस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश जो है हमको यहाँ पे सॉल्व करनी है, तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही डोंट लाइक एप्पल्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता, आप सुनने में इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे ही डज़ नॉट लाइक एप्पल्स, ये भी कुछ यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स को। तो 49 की बात की तो सी, ही डजेंट लाइक एप्पल्स, तो कुछ भी हम बोलते हैं तो ये चीज़ बोलते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट आपकी रहेगी, ही डजेंट लाइक एप्पल्स। तो 50 की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट, इसमें भी करेक्ट सेंटेंस रहेगा, तो मैं करेक्ट बता देता हूँ आपको कौन सा रहेगा। तो 50 की बात की जाए तो बी पार्ट, आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, ये वाला रहेगा। फिर 51 भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका भी यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट रहेगा, द बुक विच आई बॉट येस्टरडे इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये आपका रहने वाला है। 52 भी यहाँ पे लिखा गया है, तो 52 की बात की जाए तो इसमें भी बी पार्ट रहेगा, देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, ये करेक्ट आपका आंसर रहेगा। तो ये आप सभी को यहाँ पे इंग्लिश जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ 53rd से 56 क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग आपको बताने हैं। तो यहाँ पे रिसीव का पूछा गया है, तो RECEIVE ये करेक्ट स्पेलिंग रहता है, तो ये आंसर रहेगा। देन आगे 54th की बात करते हैं। 54th यहाँ पे पूछा गया है अकोमोडेट, अकोमोडेट ACCOMMODAT, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 55 बात करते हैं डेफिनेटली, डेफिनेटली का स्पेलिंग बताना है, तो इसका जो आंसर रहेगा, यानी कि जो 55th क्वेश्चन है उसका सी पार्ट आंसर रहेगा, DEFINITELY, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये सभी जो है यहाँ पे पूछे गए हैं अराउंड जो आपके करेक्ट स्पेलिंग है वो पूछे गए हैं। 56 देख सकते हैं, इसमें सेपरेटली का दिया गया है, तो आप यहाँ से देख लेना, इसका जो सही आंसर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको डिक्शनरी वगैरह पढ़नी है, बुक्स वगैरह पढ़नी है, उसमें ये चीज़ स्पेलिंग्स वगैरह आपको बताने होते हैं। तो 56 का जो सी पार्ट है सेपरेटली ये सही रहेगा। अब यहाँ पे सिमिलर वर्ड यानी कि साइनोनियम आपको बताने हैं। तो अबेंडन का साइनोनियम क्या होता है, तो 57 अबेंडन जो है इसका होता है लीव। तो 58 कंसील का क्या होता है, तो कंसील का होता है हाइड। एनॉर्मस का क्या होता है, एनॉर्मस का होता है ह्यूज, यानी कि बड़ा, तो ह्यूज जो है यहाँ पे रहेगा 59 का। 60 का मिटिगेट पूछा गया, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है JKSSB के क्वेश्चन में, तो 60 का सी रहेगा। अब यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम पूछे गए हैं, तो आर्टिफिशियल जो चीज़ रहती है उसके ऑपोजिट क्या रहती है, नेचुरल, तो डी इसका सही आंसर रहेगा। फ्रीक्वेंट 62 फ्रीक्वेंट पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है वो रेयर रहेगा। तो ऑप्टिमिस्ट का क्या रहेगा, तो इसका रहेगा पेसिमिस्ट। तो फिर उसके बाद 64th डेर्थ का पूछा गया है, तो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा सी अबंडेंस। तो आगे से देख सकते हैं 65 से यहाँ पे पूछे गए हैं क्या, डिटर्मिनर आपको बताने हैं। आई हैव रीड डैश बुक्स ऑन दैट टॉपिक, तो 65 का क्या आंसर रहेगा, वो आपका रहेगा बी पार्ट, मैनी बुक्स यहाँ पे आएगा। 66 पूछा गया है डैश ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन रिपेयर्स, तो डैश ऑफ द मनी पूछा गया है कितनी जो है रिपेयर्स पे स्पेंड हुई है, तो 66 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मोस्ट, मोस्ट ऑफ द मनी। और आर्टिकल बताने हैं इसमें आपको। अब आर्टिकल, अब द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब स्पेसिफिक अर्थ तो एक ही है, तो यहाँ पे द आएगा, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। शी अडोप्टेड डैश डॉग फ्रॉम शेल्टर, तो उस डॉग की बात की गई है, तो उसमें सिर्फ एक ही डॉग, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बतानी है, ही जम्प्ड डैश द वॉल, तो इसका ओवर आएगा, जम्प्ड ओवर द वॉल। शी हैज़ वर्किंग हेयर डैश 5 ईयर्स, तो कितने सालों से वो वर्क कर रही है, फॉर 5 ईयर्स, तो फॉर आप बोलोगे तो सेंटेंस, आप अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल जाती है, तो फॉर इसका सिंपल था। तो चूज़ द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस,
तो वर्ब आपको बतानी है। तो वर्ब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 71 शी डैश टू द मार्केट एवरी संडे। तो इसकी वर्ब क्या आएगी, वो आपकी आएगी गोज, शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। 72 दे डैश देयर डिनर व्हेन आई अराइव्ड। तो 72 का आंसर रहेगा बी पार्ट, शी दे हैड अराइव्ड देयर डिनर व्हेन आई अराइव्ड, तो ये आएगा। 73 देख सकते हैं, यहाँ से आपका जीके का पोर्शन शुरू होता है। तो चलिए अब जीके जो है काफ़ी पूछी जाती है इसमें, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या क्या पूछा गया है, किस लेवल के क्वेश्चन और कितनी करंट अफेयर पूछी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है अराउंड यही कोई अप्रोक्सीमेटली आपका जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था 2025 में, तो यहाँ पे 2025 की ही पूछी गई है। तो अगर आपने ये करंट अफेयर का पूछा, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो क्लीनिनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो इंडियन सिटी रैंक की है वो कौन सी है, तो अगर थोड़ी सी भी आपने जीके पढ़ी है तो उसका आंसर इंदौर रहेगा। तो इंदौर सबसे साफ सिटी भी यहाँ पे माना जाता है। और 74 देख सकते हैं, 74 में इन्होंने पूछा है विच इंडियन कंपनी बिगेन द 26 नवरत्न कंपनी, जो 2025 में बनी है। तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो 74 का जो आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, IRFC। उसके बाद 75 विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंडिया फर्स्ट नेशनल वर्ल्ड वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिंस 1971। तो किसने करवाई है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जो है कंडक्ट करवाई जाती है। ये आपको पता ही है, अभी फ़िलहाल जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो अभी इश्यूज़ हुए थे, वार वगैरह हुई थी, तो उसमें मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाई जाएगी, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ही ऑर्डर था ये। तो 76 देख सकते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो इंडियन रेनेसेंस फादर किसको बोला जाता है, तो ये आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय को यहाँ पे बोला जाता है। तो ए पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। द फेमस सन कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये आपका उड़ीसा रहेगा, बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा 77 का। अब उसके बाद 78 की बात की जाती है, सांची स्तूप कहाँ पे एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। तो सांची स्तूप के बारे में पूछा गया है किस रिलीजन से ये रिलेटेड है, तो 77 का सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आर्य समाज किसने फाउंड किया था, तो ये किसने किया था, ये आप सभी को पता ही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये आर्य समाज फाउंड किया था। और जो यहाँ पे एक ब्रह्मो समाज वो आपका किया था राजा राम मोहन राय ने, ये इन्होंने किया था ब्रह्मो समाज, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। बुक पूछी गई है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने बुक रीड किया, तो ये है जवाहरलाल नेहरू ने बुक रीड किया। विच मुगल एम्पायर बिल्ट द रेड फोर्ट, किसने बिल्ड किया था, और मुगल एम्पायर, तो ये आप सभी को पता है रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बिल्ड किया था। 82 देख सकते हैं, INC वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, या फिर आप इसको हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो 82 की बात की जाए तो डी 1885। विच एम्पायर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत आप सभी को पता ही है कि वहाँ पे इब्राहिम लोदी की जो फाइट हुई थी उसमें जो 1526 में हुई थी, वो इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गया था। तो ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब पॉलिटी का क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जो 1909, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो 1909 में आप सभी को पता ही है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। तो ये ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। विच रूलर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये आसान क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी से रिलेटेड है, तो इन्होंने ही ये बनवाया था। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, तो ये एरिया के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी स्टेट है, तो वो आपको पता ही है राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो विच रिवर इज़ नोन एज सोरो ऑफ बिहार, तो सोरो ऑफ बिहार यानी कि जो शोक किसको कहा जाता है, बिहार का सबसे ज़्यादा बाढ़ वगैरह भी यही लाती है ये रिवर, तो ये आपकी जो रिवर है वो है कोसी रिवर, बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कौन सी स्टेट है इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये तो गुजरात है, इसका क्या आंसर बताना। अब 89 का यहाँ पे देख सकते हैं कि 89 का है, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू, तो कौन सी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो 89 का जो सही आंसर रहेगा वो आपकी नर्मदा रहेगी, ये आपकी मध्य प्रदेश वाली साइड से वहाँ से होकर गुजरती है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वुलर लेक है, तो ये आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ईटानगर इसकी
कैपिटल देखने को मिलेगी। विच स्टेट हैज़ इम्फाल एज इट्स कैपिटल, तो इम्फाल किसकी कैपिटल है? तो 92 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका मणिपुर रहेगा, मणिपुर की इम्फाल है। वैसे इस एक्सप्लेन करूँ तो मिज़ोरम की ऐज़वाल रहेगी, नागालैंड की कोहिमा रहेगी, मेघालय की शिलोंग रहेगी, और भी काफ़ी सारी है, जैसे और भी बता देता हूँ। वैसे सारी मतलब इसमें लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सभी एक्सप्लेन करके आपको बताया था। तो व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का क्या होता है? Fe होता है, ये आपका सिंबल होता है। विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज़ एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तो जब आप सनलाइट में निकलते हो स्किन आपकी एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, तो कौन सा विटामिन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो 94th की बात की जाए तो आप सभी को पता ही है कि विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गया है। 96 व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो 96 आप सभी को पता ही है कि ऑक्सीजन को कैरी करने होता है, तो कैरिंग ऑक्सीजन। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये पैनक्रियास करता है। टेबल सॉल्ट का फार्मूला क्या है? ये भी NaCl है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रेड प्लेनेट मार्स को बोला जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये लीवर होता है आपका। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी है नुन पीक। नुन पीक एक कुन पीक भी है, इसे नुनकुन बोला जाता है, लेकिन कुन पीक अराउंड आपकी जो है यहाँ पे आई थिंक लद्दाख वाली साइड आती है, तो ये आपका कुन जो है इसका सही आंसर रहेगा। मुगल रोड कनेक्ट्स विच टू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मुगल रोड आप सभी को पता है पुंछ और शोपिया को यहाँ पे कनेक्ट करता है मुगल रोड। विच ऑफ फॉलोइंग पासेस कनेक्ट लेह विद श्रीनगर, तो कौन सा कनेक्ट करता है? ये आपको पता है जोजिला पास कनेक्ट करता है। डिच्चीगम इज़ फेमस फॉर, तो ये आपको पता है हंगुल कश्मीरी स्टाइल के लिए डिच्चीगम नेशनल पार्क जो है जाना जाता है, और ये 10 विलेजेस के नाम पे इसका नाम पड़ा था, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस वेरीनाग स्प्रिंग सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, वेरीनाग स्प्रिंग जो है जिसका सोर्स है झेलम रिवर, तो इसका जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपका देखने को मिलेगा। 105। गुलमर्ग ए फेमस हिल स्टेशन एंड स्काई रिजॉर्ट इज लोकेटेड, तो गुलमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप सभी को पता ही है, ये बारामूला में हमें देखने को मिलता है। द लीदर रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर, तो लीदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये आपकी यहाँ पे झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर एंटर्स इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये पास करती है? तो अराउंड ये आपका जो तिब्बत वाला एरिया है जो उसके साथ कनेक्ट होता है, तो वहीं से एंटर करती है, यानी कि यहाँ पे जो लेह वाला एरिया है वहीं से जो है एंटर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रेडिशनल अटायर वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन इन कश्मीर, तो कौन सी जो अटायर है वो यहाँ पे पहनी जाती है मैन और वुमेन्स के द्वारा? तो 109 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका फेरन, ये आपका रहेगा। ये वहाँ से जो मतलब लोग रहते हैं वो ये मैन और वुमेन दोनों इसको पहनते हैं फेरन। ट्रेडिशनल अटायर जो है यहाँ पे इनका रहता है जो द ट्रेडिशनल हेड गियर वॉर्न बाय कश्मीरी मैन इज कॉल्ड, तो जो यहाँ पे हेड गियर रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे खारा कुली इसको कहा जाता है। पगड़ी वगैरह भी यहाँ पे पहनी जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर में काफ़ी जगह पे तो टर्बन भी पहनी जाती है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा। 110। हाँ 111। द पॉपुलर कश्मीरी फेस्टिवल हेरत इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, तो हेरत जो कश्मीरी फेस्टिवल है हेरत वो किससे रिलेटेड है? हिंदुज़म से, मुस्लिम से, बुद्धिज़्म से या फिर जैनिज़्म से? तो इसका जो आंसर रहेगा हिंदुज़म से यहाँ पे इसका रहने वाला है। ये मैक्सिमम कश्मीरी पंडित के द्वारा जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। 112 का यहाँ पे बात की जाए हु वाज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कल्हाना इसका आंसर रहेगा। मुगल एम्पायर हु नेक्स्ट कश्मीर इन 1586, तो सबसे पहले किसकी एंट्री हुई थी? आपको पता ही है कि बाबर तो चलो आया नहीं था, मतलब कि जो मेन जो आया था वो यहाँ पे आया था अकबर की एंट्री हुई थी। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 साइंड बिटवीन द ब्रिटिशर्स, तो 1846 वाली संधि किस में साइन हुई थी? ट्रीटी जो साइन हुई थी तो वो आपको पता ही है ब्रिटिशर्स और जो महाराजा गुलाब सिंह जी है उन्होंने यहाँ पे जो डोगरा रूलर थे फर्स्ट, तो उन्होंने यहाँ पे साइन की थी।
लास्ट डोगरा रूलर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? वो आपके थे हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब साइन हुआ था? ये आपको पता है, अभी 26 अक्टूबर अभी होके गुजरी है, तो 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे साइंड हुआ था। आर्टिकल 370 विच गेव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एबोगरेटेड। तो किस दिन ये एबोगरेट हुआ था? तो आपको पता ही है कि 5 अगस्त को ये यहाँ पे इसको एबोगरेट किया गया था। द फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा पीठ वाज लोकेटेड। तो एंशियंट यूनिवर्सिटी शारदा पीठ कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपकी नीलम वैली जो अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ पे लोकेटेड है। आर्टिकल 35A वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो किसके द्वारा ये इंसर्ट किया गया था? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1954 का, तो उसमें ये जो है इंसर्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन, तब अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का, तब इंसर्ट किया गया था। 120 की बात की जाए तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर असेशन टू इंडिया? जब विलय हो जाता है, जैसे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जैसे 26 अक्टूबर आती है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है, फिर उसके बाद जो JNK का जो है ज्वाइन हो जाता है इंडिया के साथ, यानी कि विलय हो जाता है, सेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाता है? तो उसके बाद आपको पता ही है कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो ऑलरेडी महाराजा को हटाना चाहते थे, तो उसके बाद से शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है। आप मुझे बताइएगा 120 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं, कितने करेक्ट दिए हैं। बाकी अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत निकलता है, गलत तो वैसे कोई नहीं है, अगर कोई भी एक आधा गलत निकलता है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सिर्फ आपसे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस और पेपर लेके आएंगे। तो बस ये था दोस्तों आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।